उदयपुर में दिल दहलाने वाली हत्या। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और अन्य राज्यों में उपचुनावों के परिणाम। महाराष्ट्र में चले लंबे सियासी ड्रामे के बाद एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। और असम में बाढ़ से त्राही त्राही। देश और विदेश से जुड़े कई सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे, जिनके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं हूं नीलम पांडे। आपको ये बता दें कि हमारी साथी अपूर्वा मंधानी, जो कि ये शो करती हैं, वो एक विशेष प्रोग्राम के लिए बाहर गई हैं, लेकिन अगले हफ्ते वो आपके साथ ज़रूर रूबरू होंगी। तो तब तक के लिए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न खेल जगत की ओर से। सर, ये बड़ी अच्छी बात है जो ऐसा सप्ताह है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस और खबरें हैं, लेकिन पहला प्रश्न जिसका भी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका फैन हूँ। सर, वो जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी आपने देखा जो रणजी ट्रॉफी जीतने के संबंध में आपके क्या विचार हैं। वो ये भी बोलते हैं हमारे मेंबर के बीसीसीआई जैसे अमीर संगठन के पास इतने महत्वपूर्ण मैच में डीआरएस क्यों नहीं हो सकता। देखिए, पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश का जीतना बहुत बड़ी बात है और ये भारत में क्रिकेट की जो ग्रोथ है वो उसको दिखाता है जी। कि पहले भारत में ज़्यादातर बम्बई, कर्नाटका और दिल्ली, बम्बई वर्सेस बेंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे क्रिकेट केंद्रित थी। और जिन राज्यों में बहुत क्रिकेट थी, जैसे बम्बई है, तो मुंबई में एक टीम थी बम्बई की, एक थी महाराष्ट्र की। ऐसे गुजरात में एक टीम थी बड़ौदा की, एक टीम थी सौराष्ट्र की। इसमें यह भी है कि रजवाड़े कहाँ थे जो पहले पैट्रनाइज करते थे क्रिकेट को। तो अब क्योंकि पैसा सबको डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ है और पैसा बनता है नए नौजवान खिलाड़ियों का भी पहले से, ना सिर्फ आईपीएल में लेकिन बहुत लोकल लीग भी हो गई है जी। और रणजी ट्रॉफी खेलने का भी पैसा मिलता है। तो उसकी वजह से काफ़ी राज्यों में ऑलरेडी क्रिकेट बेहतर हुई है। अभी आप गुजरात की टीम देखें, सौराष्ट्र की टीम देखें, कितनी ज़बरदस्त हो गई है। आधी टीम हमारी भारत की वहीं से आती है इस समय, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो पुजारा हो, चाहे वो पांड्या ब्रदर्स हो, चाहे बुमराह हो, ये सब गुजरात और सौराष्ट्र के हैं। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश भी आगे चला है। उसमें पाटीदार अब आए हैं, हालांकि पाटीदार की पहचान तो आईपीएल में हुई जी। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है और इससे क्रिकेट फैली है, क्रिकेट की एक्सपेंशन हुई है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, डीआरएस ही शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है कि ये नहीं कि पैसा नहीं है, इसमें इतना पैसा भी नहीं लगता। बीसीसीआई के पास तो पैसा ही पैसा है, वो चाहे तो दुनिया के सारे फर्स्ट क्लास मैचेस में डीआरएस करा सकता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि रणजी ट्रॉफी की इज्जत इतनी नहीं करी उन्होंने जितनी करनी चाहिए थी। तो जरूरी नहीं समझा, क्योंकि देखिए इसी रणजी ट्रॉफी से आपके खिलाड़ी चुन के आते हैं जो भारत के लिए खेलते हैं। तो इसकी अगर आप इज्जत नहीं करेंगे, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट है जी। वैसे ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट कुछ कम हो गई है पहले से, अब जितनी होती है उसमें, और वो भी फाइनल में भी और ये नॉकआउट स्टेज में भी आपके पास अगर डीआरएस नहीं है तो ये शर्म की बात है। डूब के मर जाओ मैं कहूँगा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे कोई बिल्कुल ही छुट भैया बाहर की टीम आ गई होती, मतलब मैं किसी के लिए कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तरफ रणजी फाइनल मध्य प्रदेश वर्सेस बॉम्बे, और या होता या जिम्बाब्वे की टीम आ गई होती T20 खेलने के लिए, जो सिर्फ इसलिए आती कि बीसीसीआई ने उनको ज़रा खुश रखना था ताकि उनका वोट भी कल को आईसीसी में मिले, उसमें आप ज़रूर लगाते हैं डीआरएस। तो ये क्या नॉनसेंस है। दूसरा, आईपीएल का कोई भी मैच होगा तो उसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ये शर्म की बात है। राजनीति से जुड़े कई सवाल हमारे मेंबर्स ने भेजे हैं। हाल में महाराष्ट्र और इसी तरह की सरकार में बदलाव को देखते हुए मेंबर जानना चाहते हैं, क्या हमें भारत में विधायकों की भूमिका में संवैधानिक सुधार की आवश्यकता है, राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है, जो ये अभी पूरा घटनाक्रम हमने देखा। देखिए, अब इसमें संविधान क्या कर सकता है? जब इंसान की नीयत ही खराब है तो अब नीयत के लिए तो कोई इलाज नहीं है किसी का। अब आप चुन के आए हैं, पहले आपकी बहुत डिफेक्शन होती थी, दल बदलू लोग हो गए थे। आयाराम गयाराम हमारे राज्य से आए, गयालाल जी, उनका लड़का बाय द वे अभी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है हरियाणा में। तो उसकी वजह से आपने ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाई। अब एंटी डिफेक्शन लॉ का भी मजाक बन गया है कि आप 1/3 चले गए, 2/3 चले गए, आप झगड़ते रहिए उसको बाद में उस बात को। तो ये मैं कहूँगा कि जो कोशिश की गई थी एंटी डिफेक्शन लॉ की, ये अब
उल्टी पड़ गई है। ये उल्टी इसलिए पड़ गई है कि अब जो MP MLA हैं वो लॉ मेकर रहे ही नहीं है। उनको जो पार्टी कहती है, जो पार्टी का विप कहता है, वहीं वोट देना पड़ता है। तो खुद तो लॉ मेकर रहे नहीं, खुद तो सिर्फ रबर स्टैंप रह गए हैं। और जब उनको फुटना हो तो फुट जाते हैं। और ख़ास करके अगर उनको जो रूलिंग पार्टी दिल्ली में बड़ी हो और बहुत ज़्यादा जो पावरफुल हो और बहुत ज़्यादा जिसके पास ये एबिलिटी हो कि आपको जिता सके, तो आप वहाँ चले जाते हैं। इसको आप कोई ठीक कर सकता है तो वो वोटर ही ठीक कर सकता है। और वोटर तब ठीक कर सकता है अगर वो फिर ये कहे कि मैंने इस आदमी को सिर्फ वोट नहीं दिया था, मैंने एक सोच को वोट दिया था, एक आइडियोलॉजी को वोट दिया था। जब तक वोटर ये नहीं सोचेंगे आप दुनिया भर के कानून ले आइए, कुछ नहीं होगा। आप देखिए शराबबंदी जो मर्जी कर लीजिए, चाहे वो सऊदी अरेबिया भी हो, लेकिन वहाँ भी पीने वालों को कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है। गुजरात में तो होता ही है, गुजरात में बल्कि ज़्यादा होता है बाकी राज्यों से। जी, आपने विचार की बात की। आदित्य जानना चाहते हैं, पिछले 2 महीने में हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स, हिंदुत्व राजनीति नामक एक शब्द सुन रहे हैं। आपके अनुसार हिंदुत्व पॉलिटिक्स क्या है और क्या ये परिभाषा पार्टी और क्षेत्र में बदल जाती है? देखिए, हिंदुत्व पॉलिटिक्स, जो बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, उसके लिए मैं कहूँगा कि ये बीजेपी में और बाकी पार्टियों में एक फ़र्क है। बीजेपी और जो वामपंथी पार्टियां और बाकी पार्टियों में एक फ़र्क है कि हम सोचते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो ट्रेनिंग भी रही है इतने दशकों से, वो कांग्रेस की तरह की राजनीति समझने के लिए, कांग्रेस या जो सेकुलर पार्टीज हो गई, समाजवादी पार्टी, RJD वगैरह वगैरह, इन पार्टीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि उनकी किताबों में क्या लिखा है, उनके संविधान में क्या लिखा है, उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको जो करना है करते हैं। लेकिन ये हमारी सोच जो है अब आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है। क्योंकि अब जब बीजेपी भारत में इतनी डोमिनेटिंग पार्टी है, तो हमको अपनी समझ में शिफ्ट करनी है कि बीजेपी में उनकी किताबों में क्या लिखा है, उनके पुराने सीनियर लोगों ने क्या कहा, उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, उनके जो पार्टी रेजोल्यूशंस होते हैं, उनकी जो एग्जीक्यूटिव होती है या उनकी जो ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग होती है, उसमें क्या मत पास हुए, उन सबको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा सावरकर की राइटिंग्स में। और अगर सावरकर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुत्व की परिभाषा सावरकर ने दी है और उसी परिभाषा को ये बीजेपी भी मानती है। अब बहुत समय से सब लोग सोच रहे हैं नहीं बीजेपी सत्ता में नहीं है तब उसकी बात करती है, सत्ता में आएगी तो अलग तरह की बात करेगी। लेकिन ये जो बीजेपी है, जो मोदी शाह की बीजेपी है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। ये बिल्कुल लॉयल है जो पुरानी इनकी हिंदुत्व की फिलॉसफी है। तो आप उसकी किताब पढ़िए, उसके बाद आप गुरु गोलवलकर जी की राइटिंग्स पढ़िए, हालांकि सावरकर की ज़्यादा एक्सप्लेन करी हुई है, और वही इनकी सोच है। और वो सोच वही है जो कि RSS के अध्यक्ष सरसंघ चालक बार बार कहते रहते हैं कि भाई जो आदमी यहाँ पैदा बड़ा हुआ वो हिंदू या धर्म से जो भी हो। तो ये हिंदू धर्म का डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन आप चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे आप जू हो, चाहे आप जो भी हो, लेकिन क्योंकि आपके पुरखे हिंदू थे इसलिए आप हिंदू हैं और आप इसी देश की, हिंदुस्तान की धरती से और इसकी नदियों से अपना गुजारा करते हैं। तो ये बीजेपी की एक सोच है। हाँ, उसमें माइनर वेरिएशंस होती हैं, जैसे कि आप कहें कि देखिए केरला में तो आप गौ हत्या का विरोध नहीं करते, या नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल स्टेट्स हैं वहाँ तो विरोध नहीं करते। लेकिन फिर अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो गौ हत्या जो है ये कुछ सेंट्रल या एसेंशियल नहीं है हिंदुत्व में जी। तो जहाँ वैसे भी जहाँ उसका फायदा होता है राजनीति में वहाँ आप उसका उपयोग करते हैं, जहाँ उसका नुकसान हो जाएगा राजनीति में वहाँ आप नहीं करते हैं। शुभम वर्मा का भी इसी से जुड़ा एक और सवाल है और थोड़ा सा मैं सवाल पूरा पढ़ना चाहूँगी। वो कहते हैं कि हिंदू इन दिनों अपने धर्म को व्यक्त करने और उसका पालन करने के लिए स्वतंत्र महसूस नहीं करते। ट्रोलिंग हो रही है, अपमानजनक दृष्टिकोण है जिससे उनको देखा जाता है। उनका ये कहना है कि आप मुस्लिम हैं, ईसाई हैं और सिख भी हैं तो आपके लिए कट्टर फॉलोअर बनना आसान है, लेकिन देश में एक धर्मनिष्ठ हिंदू होना मुश्किल है। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, अब मुझे समझ नहीं आता कि धर्मनिष्ठ हिंदू होना क्यों मुश्किल है। आप मंदिर जाइए, भगवान की पूजा करिए, जिस मर्जी भगवान को याद करिए, हनुमान चालीसा सुनिए, सुबह रामचरितमानस सुनिए, या जो भी आप सुनते हैं, या आप तिरुपति का मैं कई बार उसको सुनता हूँ, सुप्रभातम चलता है वहाँ पे, तो ये क्योंकि वो बहुत अच्छा गाया हुआ भी है उसको, तो इसमें कोई ऐसी मुसीबत नहीं है।
ये कहना कि ट्रोलिंग होती है, ये मुझे लगता है कि लोग वक्त बहुत बर्बाद करते हैं सोशल वो कह रहे हैं कि पे। संघी शब्द यूज किया जाता है, तो क्या फर्क पड़ता है? आप किसी को, मुसलमान को भी कोई नहीं छोड़ता, उनके लिए भी बड़ा उल्टा सीधा शब्द यूज किया जाता है। ऐसे हर किसी धर्म के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में सब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। अब सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि उसके कमबख्त को देखो ही नहीं, क्योंकि देखोगे तो आपका, कहते हैं ना, कर्म खराब हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आपके अंदर वो पार्टिकल्स मेरे ख्याल नेगेटिव घूमते हैं। तो उसको छोड़ दो, या उसको देखना है तो ढीठ रहो, पर कोई आपको क्या कहता है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। जी, अमित का एक और सवाल है महाराष्ट्र से ही रिलेटेड। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में अब सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की मिली सरकार देखना बाकी है। क्या महाराष्ट्र में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया है जहां कोई नया दल अपनी जगह नहीं बना सकेगा? देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और ये बात अब देखने की है, क्योंकि महाराष्ट्र में लड़ाई किस बात की है? महाराष्ट्र में लड़ाई हिंदुत्व के ऊपर है कि हिंदुत्व का कौन मालिक है वहाँ पे। तो बीजेपी आई, उसके पहले महाराष्ट्र में शिवसेना का वर्चस्व था जी। तो वो महाराष्ट्रवाद से काम करते थे, उसके अंदर उन्होंने हिंदूवाद भी मिलाया हुआ था, तो वो गाड़ी चल रही थी और बीजेपी जूनियर पार्टनर था। लेकिन बीजेपी जब मोदी जी के साथ आया तो मोदी जी ने हिंदुत्व बोला, तो ये नज़र आ गया कि हिंदुत्व में मोदी जी जो नेता हैं वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं शिवसेना के नेताओं से, क्योंकि शिवसेना के नेता तो अपना खेल अलग खेलते हैं ना। जैसे बाला साहब कहने को हिंदुत्व है, लेकिन संजय दत्त जिसका कि उस टाइम उसका अरेस्ट हुआ, गिरफ्तारी हुई, बॉम्बे बॉम्बिंग्स के समय, टेरर अटैक्स के समय हथियार मिले, लेकिन उसको किसने फिर सुरक्षा दी? बाला साहब ने दी, क्योंकि उनका एक डॉन का स्टाइल था वहाँ पे। तो वो लोगों को लगा कि हिंदुत्व में ये आ गए हैं, तो शिवसेना ने गलती करी कि वो महाराष्ट्रवाद से हिंदूवाद पर शिफ्ट हो गए। अब दोनों में कंपटीशन हो गया। अब कंपटीशन जैसे हुआ, उसमें आपने देखा कि बीजेपी आगे निकलती गई और शिवसेना जूनियर पार्टनर हो गई। तो पहले शिवसेना सीनियर पार्टनर थी, लेकिन अभी जो पिछला चुनाव हुआ 2019 में, बीजेपी की मेरे ख्याल 103 सीटें आई और शिवसेना की 56 सीटें आई, तो करीब आधी हो गई। तो शिवसेना को लगा कि हिंदुत्व के नाम से बीजेपी हमारा वोट बेस यहाँ से ले जा रही है, और बीजेपी को लगा कि इनको सत्ता मिल गई है तो कल को ये अपने को फिर बिल्ड कर लेंगे, ये हमारी हिंदुत्व के नाम पे नहीं बिल्ड होने देंगे। तो इसलिए अब फिर जो महाराष्ट्र में अब फिर जो लड़ाई होगी वो यही होगी। अब दो तरह की लड़ाई होगी, एक तो जिसको सेकुलर फोर्सेस कहते हैं, कांग्रेस और एनसीपी, वो एक तरफ और बीजेपी एक तरफ। शिवसेना को ये कहना होगा कि नहीं, असली हिंदुत्व बीजेपी नहीं है, हम है, जिसमें शिवसेना के लिए अब एक दुविधा होगी, ठाकरे परिवार के लिए एक दुविधा होगी कि अगर वो अकेले जाते हैं इसमें तो जीतना असंभव है, अगर वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाते हैं तो लोगों को ये कन्विंस कर पाना कि हम भी हिंदुत्व की पार्टी हैं वो मुश्किल है। फिर बीजेपी कह सकती है हम तो हिंदुत्व की पार्टी है, ये तो है नहीं, ये तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिले हुए हैं। तो ये सब पेचीदा मामला फंस गया है अभी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कहूँगा उसमें भी बहुत खेल होना है। उसमें मान लीजिए कि एक टेस्ट मैच है, उसमें भी 2 इनिंग्स हुई हैं, उसमें 2 इनिंग्स अभी और खेली जानी है। महाराष्ट्र से ही जुड़ा एक और सवाल हमारे मेंबर का है। वो पूछते हैं कि पिछले 30 महीनों में उद्धव ठाकरे की क्या उपलब्धियां हैं? कोविड मैसेजिंग अच्छी थी उनकी, उसके अलावा भी और कुछ? देखिए, कोविड मैसेजिंग अच्छी थी, कोविड का मैनेजमेंट भी अच्छा था। शुरू में अच्छा नहीं था जी, लेकिन बाद में अच्छा रहा, ये बात मानने की है। उसके अलावा देखिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी उन्होंने चलने दिए, कुछ शुरू कराए, जैसे बॉम्बे में कोस्टल रोड बननी शुरू हो गई, ट्रांस हार्बर लिंक बनना शुरू हो गया, नवी मुंबई एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया। ये चीज़ें सिर्फ मुंबई की नहीं है और ना सिर्फ ये महाराष्ट्र की हैं, इनका महत्व सारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए है। तो वो सब किया, लेकिन जो एक उनकी इमेज बन गई कि वर्क फ्रॉम होम चीफ मिनिस्टर हैं, कभी ऑफिस नहीं जाते, ये बात भारत में चलती नहीं है। ये तब चल सकती है जब आपको बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हो, जैसे कि मान लीजिए केसीआर हैं तेलंगाना में, लेकिन अब उनको भी इस बात पर समस्या हो रही है। लोग कह रहे हैं कि एक्सेसिबल नहीं है, अपने फार्म हाउस पर रहते हैं, कभी निकल के नहीं आते हैं। तो ये बातें अब लोग पूछना शुरू कर रहे हैं और बीजेपी इसको काफ़ी हाईलाइट भी कर रही है। आने वाले 10 साल में भारत कितनी नौकरियां पैदा करेगा और क्या हम रोजगार को कवर करने के लिए पर्याप्त आर्थिक विकास का सामना करेंगे? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भारत में इस समय अगर 8% से कम विकास दर होती है जी, तो भारत
जितने लोग वर्कफोर्स में आते हैं उससे कम नौकरियां क्रिएट करेगा। इसलिए भारत को ग्रोथ रेट अपना 8% से ऊपर रखना पड़ेगा। अभी इस पिछले साल था, इस साल नहीं है, उसके पिछले साल तो घाटा था, नेगेटिव था। तो इस समय लास्ट 5-6 सालों से नई ग्रोथ इंडिया में नहीं आ रही है, नेट ग्रोथ, और उस वजह से जितने लोग वर्कफोर्स में आ रहे हैं उससे बहुत कम नौकरियां बन रही हैं। तभी आप देखिए किसी भी कहीं भी भर्ती खुलती है किसी भी चीज़ में, तो एक नौकरी के लिए 500 लोग आते हैं, क्योंकि लोग खाली घूम रहे हैं। और काफ़ी समस्याएं हमारे समाज में हो रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, कम्युनलिज्म हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, काफ़ी कुछ इसीलिए हो रहा है कि लोग खाली घर में बैठे हुए हैं। क्या करते हैं सर, घर में बैठ के सारा दिन डेटा मुफ्त का इस्तेमाल करके और अपना फ़ोन में कुछ देखते हैं, कुछ उल्टा सीधा समझ जाते हैं, सोशल मीडिया, वहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और वहीं से अपने अपने दिमाग को पोल्यूट करके आगे जा रहे हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। भारत को 8% से ऊपर ग्रोथ करनी ही पड़ेगी। और आदित्य पूछना चाहते हैं, हाल में जो G7 बैठक जिसमें भारत ने भी भाग लिया, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और क्या आपको लगता है कि जो बदलती भौगोलिक स्थिति है तो भारत इस शिखर सम्मेलन का स्थायी सदस्य बन सकता है? देखिए, स्थायी सदस्य बनने के लिए तो आपको अभी वही है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अभी हम इतने बुलंद नहीं हुए। अच्छा, कहने को हम अपनी पीठ ठोकने में बहुत चैंपियन हैं, हम नंबर 4 इकोनॉमी हो गए, नंबर 3 इकोनॉमी हो गए। वो हम जब हमें सूट करता है तब हम टोटल ले लेते हैं जी। जब हमें सूट करता है तब हम औसत ले लेते हैं। तो आप तो कहिए कि जी हम तो यूके से बड़ी इकोनॉमी हो गए। अब यूके तो क्योंकि हमारी जीडीपी उनसे ज़्यादा है। अरे भाई, ये तो ठीक है, लेकिन उनकी तो 6 करोड़ आदमी की वो जीडीपी है, आपके 136 करोड़ आदमी की वो जीडीपी है। तो जब आप उसके औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो आप तो उनसे बहुत पीछे हैं अभी। तो आपको अभी बहुत अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। G7 में आने के लिए, G7 को G8 बनाने के लिए आपको बहुत आगे आना है। अब यही बड़ी बात है कि G20 में आप इंक्लूडेड हैं, और G7 में, क्योंकि भारत का सामरिक महत्व भी है, भारत की ज्योग्राफी भी है, भारत का एक मॉरल स्टेचर भी है, पॉपुलेशन भी है, इसलिए वो G7 में इनवाइट ही रहते हैं हर कॉन्फ्रेंस में। वो एक बड़ी बात है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे एक मेंबर ने पूछा है, जो हम सबसे जुड़ा है। वो कहते हैं, मॉनसून के साथ हमारे सारे शहरी क्षेत्रों में जल भराव और असम के क्षेत्र में बाढ़ की समस्याएं देख ही रहे हैं हम लोग। आज़ादी के 75 साल में हम सड़कों पर जल जमाव की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पाए हैं? दिल्ली में भी होता है, गुड़गांव में होता है, देश के हर कोने में दिखता है। देखिए, बहुत बदकिस्मती की बात है, और इसके लिए जो असली जिम्मेवारी है वो हमारी राजनीति की कहाँ है, क्योंकि हमारी राजनीति ने कभी जो शहरी इलाके हैं उनको कोई महत्व दिया ही नहीं जी। सिर्फ ये रहा कि गांव में है, गांव में वोट है, गांव के लिए भी कुछ नहीं किया, लेकिन शहरों के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। हमने अपनी आज़ादी के बाद 75 साल में अब कोई नया शहर नहीं बनाया, सिर्फ एक छोड़ के वो चंडीगढ़ है, वो भी छोटा सा शहर है। इतनी ज़मीन आपने ले ली। मैं तो चंडीगढ़ का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। ली कॉर्बूज़ी ने वहाँ पे, जिसको कहते हैं वर्स्ट ऑफ सोशलिज्म, वो कर दिया वहाँ पे कि आपने इतनी ज़मीन लेके 10 लाख लोगों के लिए जगह बनाई। 1 करोड़ लोग होने चाहिए थे वो। तो हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण नहीं हुआ है, और इसलिए हमारे शहरों में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई है। शहरों में इन्वेस्टमेंट इसलिए भी नहीं हुई कि हमारे शहरों की अपनी डेमोक्रेसी काम नहीं करती। वहाँ जो हमारी इलेक्टेड कॉरपोरेशंस हैं, कई जगह कॉरपोरेशंस हैं नहीं, कई जगह सुपरसीडेड हैं, कई जगह कॉरपोरेशन के पास पावर नहीं है, वो IAS ऑफिसर के पास पावर है तो लोग किसी को अकाउंटेबल नहीं रख पाते हैं। तो ये जो समस्या है जो शहरों की है, अर्बन फ्लडिंग है, ये हमारे यहाँ अर्बन, लैक ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है। अब लोग घर तो इतना खूबसूरत बनाते हैं अपना, दुनिया भर से मार्बल लाके, मैंने सुना है कि इटली के कई पहाड़ और पोर्चुगल के कई पहाड़ जहाँ से मार्बल आता है, वो पहाड़ी ख़त्म होने शुरू हो गए। इंडिया में इतना मार्बल मंगाया जाता है। अपने अंदर तो आपने इतना मार्बल लगा लिया, लेकिन आप किसी से ये नहीं पूछते, अपने नेताओं से, अपने जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, कि भैया बाहर एक ड्रेनेज तो लगा दो जी। तो ड्रेनेज है ही नहीं। और आप देखिए, जब सबसे पहली बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा फ्लडिंग होती है, या सर्दियों में जब बारिश होती है कभी कभी तब एकदम फ्लडिंग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि सर्दियों में पत्ते झड़ के गिरे होते हैं, पत्ते झड़ के नालियों में फंस जाते हैं, उनको कोई साफ़ नहीं करता है। तो अभी भी जब पहली बारिश के बाद एकदम फ्लडिंग क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि तब आपकी नालियाँ भरी होती हैं। तो ये हमारे जो शहरी इलाके हैं और जितने छोटे शहर हैं वहाँ और भी समस्या है। जैसे रोहतक, आज मैंने देखा, सब जगह देख रहा हूँ कि रोहतक में बहुत भीड़ है, बहुत फ्लड है। अब मैं रोहतक कॉलेज गया 4 साल, हर साल यही फ्लडिंग होती थी वहाँ पे।
यही फ्लडिंग होती थी, सड़कों के ऊपर हमने भी साइकिल चलाई है, यहाँ तक पानी होता था। बल्कि एक बार साइकिल चलाते चलाते मेरी साइकिल जो मैन होल खोला हुआ था, खुला इसलिए था कि उसके अंदर पानी जाता रहे, पर उसके अंदर से पानी वापस आ रहा था, उसके अंदर गिर गई और मैं उसके अंदर जाता जाता बचा। तब मैं कॉलेज में था क्योंकि थोड़ा सा लो लाइंग सिटी है, क्योंकि सिटी की कोई प्लानिंग नहीं हुई। जो हमारे शहरों के अंदर शहर जो हमारे बन गए, जो पुराने वाटर कोर्सेज थे जहाँ से पानी जाता था, उसके बीच में हमने शहर बना दिए हैं। वो जिसको जहाँ ज़मीन मिलती है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो जिसको जहाँ ज़मीन मिलती है वहाँ बना देता है। कोई ड्रेनेज नहीं देखता, कोई समझता नहीं। तो ये हमारे जो शहर हैं, ये हमारा देश एक अर्बन डिज़ास्टर है। ये बहुत नम्रता के साथ ये बात मैं कहना चाहता हूँ। रक्षा मंत्रालय से जुड़ा एक सवाल, अगले सीडीएस की नियुक्ति में इतनी देरी क्यों? क्या सरकार को इसके संबंध में सही उम्मीदवार नहीं मिल रहा? देखिए, ऐसे होता है कि मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लेकिन अंग्रेजी में एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं बायर्स रिमोर्स। अब आप कुछ चीज़ खरीद लें, अब मान लीजिए कि आप टूरिस्ट जगह ताजमहल जाएं और कोई बोले करे भाई टी शर्ट ले लो, कितनी अच्छी है, कितने की टी शर्ट है भाई? 500 रुपये की। आप बोले नहीं 500 नहीं, मैं 100 दूंगा। दूसरा आदमी कहता है ले लो। फिर आपको यार इसने एकदम 100 में हाँ कर दी, ये तो शायद 20 में मिल जाती। तो फिर आपको अफसोस होता है, उसको कहते हैं बायर्स रिमोर्स। तो ये बायर्स रिमोर्स थोड़ा सरकार को है कि उन्होंने जल्दबाजी में सीडीएस की एक पोजीशन तो खोल दी। अब उनको पता नहीं कि उसका रोल क्या होगा जी। अब जिसको लगाया था वहाँ पे वो भी चले गए। अब उनको ये भी पता है कि जो तीनों चीफ हैं वो नहीं चाहते, वो कभी ये नहीं होने देंगे कि जो सीडीएस आए वो उनसे ऊपर हो। एट द सेम टाइम ये भी नहीं हो सकता कि सीडीएस उनसे नीचे हो। अगर सीडीएस उनसे नीचे होगा उसकी कोई सुनेगा नहीं, अगर उनसे ऊपर होगा तो वो कमांडर इन चीफ हो जाएगा। तो सरकार भी नहीं चाहती कि कमांडर इन चीफ हो। फिर उसमें कई पेचीदा मसले और पैदा हो गए। ये ऐसे देखिए, मोदी सरकार की एक कमज़ोरी है। ये कमज़ोरी इनकी ऐसी है कि हिम्मत करते हैं जब बहुत बड़ा फैसला लेना हो, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं कि जैसे पैराट्रूपर होता है ना, आमतौर पे जब वो जहाज़ के ऊपर से छलांग मारता है पैराट्रूपर, तो सबसे पहले अपनी पैराशूट वगैरह चेक करके मारता है। मोदी सरकार ऐसा पैराट्रूपर है, इतना ज़बरदस्त और इतना बहादुर, इतना दिलेर कि कभी पैराशूट चेक नहीं करते। वो जब छलांग मार देते हैं फिर जितने काम कर रही है ना, कभी कभी लगता है नहीं काम कर रही है, कॉन्फिडेंस, तो फिर टेंशन हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सारे फौजी चाहते थे कि जी हमें ये जो नौकरशाह हैं इनसे आज़ादी मिलनी चाहिए, हम इनसे बड़े हैं। उसमें पता नहीं कहाँ से बात हो गई कि हम नौकरशाह भी बनेंगे। तो आपने कह दिया सीडीएस जो है वो सेक्रेटरी भी होगा, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। राइट। अब आप देखें कि जो हमारे सेना के अध्यक्ष होते हैं उनका ओहदा जो भारत सरकार के सचिव हैं उनसे ऊंचा होता है। आपने जो सीडीएस बनाया जो एक तरीके से सीनियर मोस्ट फौज में हो गया, उसका ओहदा आपने सचिव वाला कर दिया। इसका मतलब सीडीएस क्या अभी तीनों चीफ के नीचे है। तो ये सारी बातें पहले देख के ठीक करनी चाहिए थी। ये पैराशूट की सारी कॉर्ड्स चेक करनी चाहिए थी। अभी क्योंकि नहीं हुई, अब सरकार इस मामले में फंसी हुई है कि अब वो सेक्रेटरी हो कि ना हो। फिर एक ये भी सोच आ रही है, जो स्नेहेश एलेक्स फिलिप में हमारे साथी, हमारे डिफेंस एडिटर, उन्होंने लिखा है, एक सोच ये भी आ रही है कि अच्छा ऐसे है कि जो सीडीएस बनेगा वो सेक्रेटरी नहीं होगा, उसका जो नंबर 2 होगा जी, वो सेक्रेटरी होगा, तो वो सेक्रेटरी इसको रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी बातें पहले सोच के ठोक बजा के इसकी गेमिंग करके करनी चाहिए थी। अब नहीं की है तो अब सरकार इसमें समय लगा रही है, क्योंकि ऐसी और बातें निकल के आ रही है। क्योंकि अब इतनी बड़ी जब चेंज होती है, जब प्लेन से छलांग मार गए उसके बाद पहले आप ना आपको पता वायु किस डायरेक्शन से आ रही है, किस तरफ से आ रही है, ना आपको ये पता है कि नीचे मैं पानी में गिरूंगा या झाड़ी में गिरूंगा या खजूर के पेड़ से लटकूंगा, कहाँ जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें पहले चेक करनी चाहिए, वो सब अब चेक करी जा रही हैं। तो कुछ देरी है, मैं कहूँगा उस देरी से कोई नुकसान नहीं है। अब जो किया जाए कुछ ऐसा हो कि वो थोड़ा सा ड्यूरेबल रहे। सागर अग्रवाल जानना चाहते हैं कि बीजेपी ने फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने पर क्यों जोर दिया? देखिए, बीजेपी को 3-4 चिंताएं थी। एक तो उनकी चिंता क्या है, वो चाहते क्या है महाराष्ट्र में। सत्ता तो हर कोई चाहता है, लेकिन बीजेपी दूर की कौड़ी खेलती है। बीजेपी का मतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म हो जाए जी। अब आप कहेंगे अगर शिवसेना खत्म हो जाए तो आप एकनाथ शिंदे को क्यों राज्य दे रहे हैं? तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि सन 1979-80 में जब जनता सरकार गिरी 2 साल के बाद, तो उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना? चरण सिंह बने जी। चौधरी चरण सिंह के पास तो 60-70 ही कुछ एमपी थे, कैसे प्रधानमंत्री बन गए? कांग्रेस ने कहा आप बन जाओ, हम बाहर से आपकी सपोर्ट करेंगे, तो वो बन गए।
अब आप कहें कि कांग्रेस ने चरण सिंह को क्यों बनाया, और वही चरण सिंह जिसने इंदिरा गांधी को जेल भेजा था अरेस्ट करके। कांग्रेस ने इसलिए नहीं बनाया कि उन्हें चरण सिंह के ऊपर बहुत प्यार आ गया या उनके अंदर बहुत त्याग की भावना आ गई। उन्होंने इसलिए बनाया कि इनको बनाएंगे तो जनता को और लगेगा रे खिचड़ी में क्या मुसीबत होती है, थोड़े दिन चलेगा फिर निकल जाएगा। सच्चाई है कि चरण सिंह की सरकार जो है, चौधरी चरण सिंह की, भारत के इतिहास में एक ही ऐसी सरकार है जिसने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास मत फेस ही नहीं किया पार्लियामेंट में। क्योंकि जब विश्वास मत फेस करने का समय आया है, कांग्रेस ने पहले उनको नमस्ते कर दी ताकि टोटल ह्यूमिलेशन हो जाए, ताकि फिर जो चुनाव हो उसके बाद में उसमें ऑपोजिशन की साख एकदम खत्म हो जाए। तो ऐसे खेल खेले जाते हैं। फिर आप देखें वीपी सिंह को 1989 में, वीपी सिंह की और उनकी पार्टी की तो 160 सीटें थी करीब, और वीपी सिंह के तो कंट्रोल में 10 भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। कैसे बनाया गया? क्योंकि उनको बीजेपी ने बाहर से सपोर्ट किया। अब बीजेपी को वीपी सिंह के लिए कोई प्यार था? बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बीजेपी को उस समय कांग्रेस को बाहर रखना था, और वही 10 महीने इस्तेमाल करके वीपी सिंह को वो सरकार गिरा दी। और जब वो सरकार गिराई उसके बाद से आप देखिए कि बीजेपी का फिर उस 89 के बाद से बढ़ता गया। तो उससे वो भी एक तरीका था कांग्रेस को बर्बाद करने का। अब ये जो किया है, और मैं आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। कांग्रेस ने चंद्रशेखर को बनाया, उसके बाद में देवेगौड़ा को, गुजराल को बनाया। वो सब, उस सब का टारगेट कुछ और होता है। तो बीजेपी का टारगेट महाराष्ट्र में है कि आप, शिवसेना का दिल क्या है? शिवसेना का दिल तो ठाकरे परिवार है। तो अब हमने इसको शिवसेना बना दी, इसको हमने मुंह में लॉलीपॉप दे दिया कि तो चीफ मिनिस्टर है। हालांकि उसकी कोई पावर नहीं रहेगी, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। उसको, उनको भी पता है, एक बार नाम हो गया, वो लॉलीपॉप लेके चीफ मिनिस्टरशिप को बैठे हुए हैं। अब शिवसैनिक आपस में लड़ेंगे, दोनों फैक्शंस। तो उस चक्कर में ठाकरे परिवार कमज़ोर होगा। तो अगर ठाकरे परिवार कमज़ोर होता है और उनके जो वोटर हैं परेशान होकर बोले अरे हिंदुत्व तो है, यहाँ छोड़ के हम बीजेपी में शिफ्ट करते हैं जी। तो अगर ठाकरे परिवार का होल्ड शिवसेना से ख़त्म हो गया तो शिंदे के पास तो वैसे ही शिवसेना नहीं चलेगी। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम शिवसेना ख़त्म ही हो जाएगी। तो बीजेपी ऐसा लंबा खेल खेल रही है, इसीलिए उनको ये देना चीफ मिनिस्टरशिप ज़रूरी था। इनको डर था कि ये कि इनकी नीयत ना बदल जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दूसरे भी बना सकते हैं, और या फिर इनके जो एमएलए हैं वो ना बेदक जाएं, क्योंकि 39 एमएलए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके 10-12 मिनिस्टर बन जाएंगे, बाकी क्या करेंगे? बिल्कुल। जब उनका बॉस बन गया चीफ मिनिस्टर, हर किसी को लगता है यार मैं अपने काम करा लूँगा, तो इस वजह से कराया। एक और प्रश्न है हमारे मेंबर का, वो पूछते हैं क्या आप मानते हैं कि इस्लामी कट्टरवाद भारत में मूर्ति पूजा करने वाले हिंदुओं के प्रति घृणा का परिणाम है? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़े लेवल पे है जी। ये कुछ लोग होते हैं, ये भी सिरफिरे लोग हैं। हालांकि सिरफिरा होना कोई इस बात का आपके लिए मिटिगेटिंग फैक्टर नहीं है। आप जो क्रिमिनल हैं, जो आप खूनी हैं, आप खूनी हैं। लेकिन ये कहना कि सारे मुसलमान मूर्ति पूजकों को घृणा करते हैं जी, ये तो बात मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा के सोची गई बात है। क्योंकि हिंदू मुसलमान भारत में सैकड़ों सालों से एक साल रहते हैं और एक दूसरे को जैसे वो रहना चाहते हैं रहने देते हैं। कोई ये नहीं कहते कि तेरा जीवन शैली इतनी ख़राब है, मेरी जीवन शैली इतनी अच्छी है। कहीं कोई बहस होती भी होगी, लेकिन इतने बड़े देश में जहाँ 136 से 140 करोड़ के अंदर लोग रहते हैं और उसमें करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और करीब 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, 100 करोड़ से ऊपर हिंदू रहते हैं। अगर ये ऐसे ही घृणा होती है आपस में तो अब तक तो कई बार बवाल हो गए होते हैं जी। एक आखिरी प्रश्न आदित्य का लेना चाहूँगी। वो कहते हैं अमेरिका और यूरोजोन जैसी सभी प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं के मंदी की ओर बढ़ने के साथ क्या आपको नहीं लगता सरकार को ऐसा करने के लिए केवल केंद्रीय बैंकों पर निर्भर रहने के बजाय कुछ और उपायों के साथ आना चाहिए? देखिए, आपकी बात में कुछ दम है, और लेकिन मेरे को उसमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ये मैं पता करूंगा, लोगों से बात करूंगा, क्योंकि सरकार कुछ कर भी रही होगी। अब सरकार में देखिए ना, बॉन्ड से इतने पैसे उठाती है। तो सरकार की सबसे बड़ी बोरोइंग होती है, जो उधार लेती है वो बॉन्ड्स के साथ लेती है। तो वो बॉन्ड्स तो जनता से आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर से भी आते हैं जी। तो हर सरकार बाजार में जाके बॉन्ड्स पे उधार लेती है। तो मैं नहीं समझता कि भारत के पास ऐसे पैसे आने की कोई कमी है। सवाल यह है कि पैसा यहाँ क्या करने आ रहा है और जो पैसा लेके आएगा वो क्या चाहता है।
तो अगर उसको ब्याज ज़्यादा चाहिए तो अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स लो होंगे, फिर वो सोचता है चलो ठीक है, इनकी करेंसी वीकन हो रही है, तो आज मैं $100 के इतने रुपए खरीदूंगा, कल का मेरा क्या होगा? अगर करेंसी वीकन हो जाएगी कल को यहाँ पे जी, तो फिर उसको कम डॉलर मिलेंगे उसके वापस। तो वो हर चीज़ को, जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं आ रहा, उसको अपने पैसे के ऊपर फ़ायदा चाहिए होता है, इसलिए वो आता है। मैं एक आखिरी प्रश्न और लूँगी, मुझे पता है मैंने पहले बोला था वो आखिरी प्रश्न होगा, लेकिन राजनीति से जुड़े बहुत प्रश्न हमारे पास आए हैं हमारे मेंबर्स के। वो जानना चाहते हैं महाराष्ट्र के बाद क्या आपको लगता है कि बीजेपी राजस्थान और झारखंड में भी ऑपरेशन कमल को अंजाम देगी, या वो अगले साल का इंतजार करेंगी कि इलेक्शंस होंगे? देखिए, बीजेपी के बारे में, इस बीजेपी के बारे में जो कहता है कि मुझे कुछ अंदेशा है कि वो क्या करने वाले हैं, वो झूठ बोल रहा है। वो या झूठ बोल रहा है या अपने आप को ज़्यादा ही 30 मार्क का समझता है, जो है नहीं, किसी को पता नहीं। सच बात यह है कि बीजेपी अगर कुछ कर सकती है अभी तक झारखंड और राजस्थान में, तो वो कर लेती जी। और राजस्थान में तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी भी थी 2 साल पहले, तो ये कभी भी होगा। तो उन सब सरकारों को बिल्कुल चौकन्ने रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं जैसे कि अब देखिए ना कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि उनकी अपनी पार्टी में इतनी बड़ी सेंध लग गई उद्धव ठाकरे की। सबने सोचा था, हमने भी सोचा था ये सरकार गिरेगी तो सही, 5 साल तो नहीं चलेगी, पर कैसे गिरेगी? या तो कांग्रेस नाराज होकर चली जाएगी कि कम्युनल पार्टी हम इसके साथ नहीं रहेंगे, कभी राहुल गांधी का मूड खराब हो जाएगा, या फिर एनसीपी टूट जाएगी। एनसीपी के लोग अजीत पवार तोड़ के ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले अपनी स्वेरिंग इन कराई थी फडणवीस के साथ, और या फिर शरद पवार ही चले जाएंगे बीजेपी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि शिवसेना ही चली जाएगी, और वो भी नहीं कि 8-10 लोग, 39 लोग 56 में से चले गए। 55 में से 56 थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई, तो 55 है अभी। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, तो कोई कह नहीं सकता कि क्या होने वाला है। हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का पूरा जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम हाजिर होंगे आपके प्रश्नों के साथ। और इसमें एक ही सवाल था ना, जो आपने कहा कि हिंदू मुसलमान जी, ये बहुत पुरानी बात है। जब से देश आज़ाद भी हुआ है तब से नेशन बिल्डिंग हमारे यहाँ चल रही है। तो अगर आप देखें 50 के, 60 के, 70 के दशकों की फिल्में भी हमारी, उनमें सब में यही मैसेज आता है, भी आप अलग हैं हिंदू मुसलमान, लेकिन साथ रह सकते हैं, हमारा देश है। तो उसमें मुझे गाना भी याद आता है, वो 1961 की फिल्म थी धर्मात्मा, उसकी कवाली थी, वो मस्जिद है ये बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मकसद तो है दिल को समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। तो ठीक है, जो मुसलमान का तरीका है पूजा करने का या अपनी धर्म का पालन करने का, वो हम हिंदुओं का नहीं है। जो हम हिंदुओं का है वो मुसलमान का नहीं है। वैसे जो क्रिश्चियन का है वो ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, पर हर कोई अपना अपना धर्म लेके रहता है। जो लास्ट बहुत बड़ी प्यू रिसर्च आई थी इंडिया में, पिछले साल आई थी, उसने यही कहा कि भारत में कोई ये नहीं चाहता कि मैं दूसरे धर्म के साथ बहुत ज़्यादा अपने परिवार के रिश्ते कर लूँ, लेकिन कोई ये भी नहीं चाहता, किसी को ये भी तकलीफ़ नहीं है कि कोई दूसरा धर्म का पालन करने वाला अपने धर्म में क्या कर रहा है। तो हम बहुत ही एक दूसरे को स्पेस देने वाले लोग हैं, और वहीं रहना चाहिए। और वहाँ पे सोशल मीडिया में जो अंडर एम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, जिनके पास काम कम होता है, वही सारा दिन ठक 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 सोशल मीडिया में करते हैं, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।